हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज ऑन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर भी अपनी यूपीएससी प्रेपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। इस समय रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 20% का आपको ऑफ मिल रहा है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्सो यूज करिएगा कोड स्टडी आईएएस, जो कि है हमारे चैनल का नेम। इसको यूज कर कर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। आरएम बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। 0% ईएमआई के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अनअकैडमी की जर्नी। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज ऑल्सो हियर टू हेल्प यू, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। एंड फाउंडेशन बैच 2024 के लिए अनअकैडमी सेंटर में स्टार्ट हो गया है, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और कोर्स है, अगर आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, एनसीईआरटीज आपको अपनी एक तरीके से फर्निश करनी है, तो आप इस कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। ये सब टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं एंड ड्यूरेशन है 3 मंथ्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अब देखिए, जब हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं, आपको मेन बात ये याद रखनी है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 2005 के अंदर बनाया एंड उसके बाद एक तरीके से ऑफिशियल गजट के अंदर इसके बारे में बताया गया, ठीक है, नोटिफिकेशन लाया गया। एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बेसिकली इसकी स्टैब्लिशमेंट। तो जब भी हम आरटीआई एक्ट की बात करते हैं, तो इसकी अगर हम बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें, तो आर्टिकल 19 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 19 राइट टू इंफॉर्मेशन भी सामने रखता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है कि इन अ डेमोक्रेसी हमारे पास अधिकार है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। स्पेशली हम क्योंकि एक डेमोक्रेसी के अंदर हैं, तो वी एज पीपल हमारे पास काफी ज्यादा पावर्स हैं। वी शुड नो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कितना फंड कहाँ लग रहा है, ठीक है, एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन एक्चुअली सीक। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 बात करता है। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी कहीं ना कहीं इसी को आगे स्टेट करता है। तो इसी के थ्रू हमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्टैब्लिशमेंट देखने को मिलती है। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये जो बॉडी है एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि क्या करती है, कंप्लेंट्स को देखती है, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आती है, ठीक है, आरटीआई एंड ऑल के रिगार्डिंग आती है। किसी इंसान ने कोई इन्फॉर्मेशन सीख करनी चाहिए, पर वो इन्फॉर्मेशन उन्हें टाइम पर नहीं मिली, या उनको वो इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं मिली, जिस तरीके से उनके सामने आनी चाहिए थी उतने समय में नहीं आई, उतने ड्यूरेशन में नहीं आई। ठीक है, तो इन सब कंप्लेंट्स को ये कहीं ना कहीं देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। इट एंटरटेन कंप्लेंट्स एंड अपील पर्टेनिंग टू ऑफिसेस, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, ठीक है, इनसे रिगार्डिंग अगर कोई भी कंप्लेन आती है, उसको ये बेसिकली कंसिडर करते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पर बात करी जाए तो ये इस पर्टिकुलर बॉडी का काम है। अब देखो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, कमीशन के अंदर एक होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, इसके साथ साथ नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, जो कि इनको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। कमीशन जब फॉर्म हुई थी सबसे पहले इनिशियली, उस टाइम पर इसके अंदर सिर्फ 5 कमिश्नर्स थे, पर एट प्रेजेंट यहाँ पर 2019 तक का डेटा है, कमीशन हैज 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब इनको कौन लेकर आता है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट भी ऐसा नहीं है कि खुद से इनका नाम आगे रखते हैं कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेंगे एंड ये सब अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बनेंगे। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो रेकमेंड करते हैं इन नाम को बाय बेसिकली थ्रू अ कमिटी, ठीक है, एक कमिटी इनको हेल्प करती है। अब इस कमिटी के अंदर कौन कौन होते हैं, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, एज द मेन पर्सन। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर ही कहीं ना कहीं नॉमिनेट करे कि हाँ ये इसके मेंबर होंगे, वो यहाँ पर इसके पार्ट होंगे, इस कमेटी का पार्ट होंगे। अब ये कमेटी क्या करेगी, रेकमेंड करेगी नेम को टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट उसके बाद
अपॉइंटमेंट करेंगे. दिस इज हाउ द प्रोसेस हैपन्स. अब they should be the person of eminence in the public life and wide knowledge and experience in law. अब ये लोग कौन हो सकते हैं? ये वो हो सकते हैं जिनके पास लॉ की अच्छी जानकारी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्होंने महारत हासिल करी हो, सोशल सर्विस के अंदर काम किया हो, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नेंस के अंदर. ठीक है, ये काइंड ऑफ जो पीपल होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि वो इस पोस्ट पर आ सकते हैं. दे शुड नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज नहीं होना चाहिए, ना ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होने चाहिए किसी स्टेट के या फिर यूनियन टेरिटरी के. अब यूनियन टेरिटरी की यहाँ पर बात करी जा रही है तो बेसिकली हम 3 यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, इन तीनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो इनके लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए. दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ऐसा नहीं कि कोशिश कर रहे हो कि हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बन जाए, इसके साथ साथ हम किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी काम करते रहे, जिससे पैसे का हमारे पास सही अच्छा खासा सोर्स बना रहे. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते. यू कैन नॉट एंगेज इन अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. या फिर आप कनेक्टेड नहीं हो सकते विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, कैरिंग ऑन एनी बिजनेस या परसुइंग एनी प्रोफेशन. आप ये सब नहीं कर सकते. ठीक है, इसके अलावा देखो, जब हम टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस की बात करते हैं तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं वो उनका एक ऐसा कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है. दो इट इज 5 years, बट इसको चेंज किया जा सकता है क्योंकि ये जो टर्म है इसको कौन डिटरमाइन करता है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है 6, 7, 8, ठीक है, 5, जो मन चाहिए कर सकती है. या फिर until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर है इनका. अगर हम टेन्योर की बात करते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ठीक है, रीअपॉइंटमेंट इनकी नहीं हो सकती. एंड प्रेसिडेंट चाहे तो इनको रिमूव भी कर सकते, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को भी. ऑल्सो अन्य जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनको हटा सकते हैं. अब क्या क्या ग्राउंड्स हैं इनको हटाने के, इससे पहले आप यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन देख लो. द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना. ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं ये रीअपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आ सकते हैं. दे कैन बी अपॉइंटेड बट दे कैनॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन अ टोटल ऑफ 5 years इंक्लूडिंग हिज टर्म एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ठीक है, तो 5 साल से ज्यादा का इनका टेन्योर नहीं होगा. यहाँ पर ये चीज स्टेटेड है स्पेसिफिकली. अब देखो, प्रेसिडेंट किन ग्राउंड पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर जो अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनको हटा सकते हैं. सबसे पहले तो ये जो कि हमें ज्यादातर हर जगह क्राइटेरिया देखने को मिलता है, दैट इफ ही इज एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो गया वो इंसान. ठीक है, किसी मनी फाइनेंशियल पार्टनरशिप में वो इन्वॉल्व हुआ बट ही और शी इज नॉट एबल टू पे बैक द मनी. ठीक है, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ये एक रीजन हो सकता है रिमूवल का. इसके अलावा इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, कोई ऑफेंस किया है इन्होंने, एंड इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इट इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड. अब देखो, टर्पिट्यूड का मतलब होता है शेमफुल. कुछ ऐसा इन्होंने ऑफेंस किया है, कुछ ऐसा इन्होंने काम किया है विच इज शेमफुल, विच हैव बेसिकली समवेयर क्रिएटेड, जैसे कहते हैं ना, स्टेन ऑन देयर, जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी, या फिर मॉरली कहीं ना कहीं वो गलत था, रॉन्ग था. ठीक है, तो ये एक बेसिस हो सकता है रिमूवल का. इसके अलावा इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, किसी पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है, आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस. तो जो ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो तो कर ही रहे हैं. इसके अलावा वो किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में भी इन्वॉल्व हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि लालच आपके अंदर आ गया. इसके अलावा इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट, कि वो अब ऑफिस के अंदर काम नहीं कर सकते. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है या फिर बॉडी वाइज भी कुछ उन्हें ऐसी दिक्कत हो गई है दैट ही इज नॉट एबल टू वर्क इन अ प्रॉपर कैपेसिटी. तो ये एक ग्राउंड हो सकता है रिमूवल का. इसके अलावा इफ ही हैज एक्वायर्ड फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू इफेक्ट प्री जुडिशियली हिज ऑफिशियल फंक्शंस. ठीक है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, एक्वायर्ड फाइनेंशियल या फिर अदर इंटरेस्ट. ठीक है, वही वाली बात है कि आपका लालच खत्म नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है. इन एडिशन टू दीस, देखो ये तो है, इनके अलावा भी 2 हैं, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी.
अब देखो मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इनका क्या होता है यहाँ पर, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि यूनिलैटरली डिसीजन ले ले। अगर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर रिमूवल का ग्राउंड माना जा रहा है, या फिर एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाया जा रहा है, तो उस टाइम पे ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास जरूर जाएगा इंक्वायरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बैठाएगी, वो लोग बातचीत करेंगे, मैटर को देखेंगे, उस इंसान को ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या उन्होंने बयानबाजी दी है अब तक, क्या क्या काम किया है, ठीक है, वो सब चीज देखी जाएंगी, ऑब्जर्व करी जाएंगी। एंड उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये जो कॉज ऑफ रिमूवल है ये वैलिड है, ये ग्राउंड्स वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड हो गए रिमूवल के ग्राउंड्स तो क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है वो उनको रिमूव कर दे। तो ये क्राइटेरिया सिर्फ मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी के लिए है। इसके अलावा ये सब जो ग्राउंड्स हैं, ठीक है, इनके बेसिस पर तो प्रेसिडेंट चाहे तो वो हटा सकते हैं। अब देखो सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशन, अगर हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करें, ये इनके काम करते करते समय तक इनके डिसएडवांटेज में नहीं आ सकते। ठीक है, बेसिकली ये बोलने की कोशिश करी जा रही है कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी सर्विस कंडीशन को मोल्ड कर कर इनके ऊपर हावी हो जाए, ये चीज नहीं कर सकते, इनके नेगेटिव में नहीं जा सकता। ओके, अब देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन जो कि एम लक्ष्मीकांत के अंदर आपने देखा होगा, कभी कभार क्या होता है लास्ट में इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, तो ये मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के रिलेशन में है, दैट ही इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इफ ही इज कंसर्न्ड या फिर इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट और इन बेनिफिट ऑफ इमोलमेंट arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company। बेसिकली सिंपल भाषा में ये कहा जा रहा है कि ये भी मिसबिहेवियर का एक ग्राउंड है कि डिस्पाइट वर्किंग इन ऑफिस इन योर ऑफिशियल कैपेसिटी, आप क्या कर रहे हो, आप किसी पार्टनरशिप, किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी फाइनेंशियल एग्रीमेंट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, डिस्पाइट नोइंग दैट इट इज नॉट अलाउड, इट विल बी टर्म्ड एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आप फिर भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एमोल्यूमेंट्स कहीं ना कहीं आप गेन कर रहे हो, तो ये एक ग्राउंड हो सकता है मिसबिहेवियर का। ठीक है, चलिए अब देखो पावर्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो ये जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी ड्यूटी है कि ये रिसीव करे इन कंप्लेंट्स को। ठीक है, अगर कोई इंसान जानना चाह रहा है किसी डिपार्टमेंट के बारे में, किसी मिनिस्ट्री के बारे में, किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाह रहा है, तो इनका ड्यूटी है कि ये उस चीज को देखें, इसके रिगार्डिंग जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिसीव करें एंड मदद करने की कोशिश करें उस पर्टिकुलर इंसान। अब देखो वो जो पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन है वो भी बहुत सारी चीजें से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, जैसे डिलेड आईटी रिफंड के रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, किसी फंड के अंदर कितने पैसे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, इस चीज को वो कहीं ना कहीं देख सकता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अन्य अन्य तरीके की कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग ये मैटर को देखते हैं। ए है कि क्या मतलब किन केसेस के अंदर वो इंक्वायरी करते हैं इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। ए है who has not been able to submit any information request because of non appointment of public information officer। अब देखो हर डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, एंड ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जितनी भी आरटीआईज आती हैं, ठीक है, उनको ये ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके बाद रिप्लाई करते हैं उनका, ठीक है, समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर ये जो पीआईओ है इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है किसी पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर, नॉन अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो जो पर्टिकुलर इंसान है वो कहीं ना कहीं आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन को सीक ही नहीं कर पाएंगे, तो इनके रिगार्डिंग जो कंप्लेन्स आएंगी उनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देखेगा। इसके अलावा हु हैज बीन रिफ्यूज इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड, इन्होंने इंफॉर्मेशन, किसी इंसान ने इंफॉर्मेशन को सीक करना चाहा पर उनको रिफ्यूज कर दिया, तो इनके रिगार्डिंग कंप्लेन को ये देखेंगे। इसके अलावा हु हैज नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है एक पर्टिकुलर इंसान को विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। अब ज्यादातर 1 मंथ हमें ये स्पेसिफाइड लिमिट देखने को मिलती है, पर एक पर्टिकुलर लिमिट अगर जैसे डिफाइंड है, उस लिमिट के अंदर उस एक पर्टिकुलर इंसान ने XYZ ने इंफॉर्मेशन को सीक करने की कोशिश करी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से। अब उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उस डिपार्टमेंट ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया,
कोई भी आंसर उनको नहीं दिया है, तो इस काइंड ऑफ कंप्लेन को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑब्जर्व करेगा, एंटरटेन करेगा। इसके अलावा हु थिंक्स द फीस चार्ज आर अनरीजनेबल। अब कब बहुत बार क्या होता है, जैसे किसी इंसान ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को लेना चाहा जिसमें कहीं ना कहीं पैसा भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सरकार को पैसा देना पड़ेगा अगर वो नहीं देंगे तो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट है, इंसान उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आंसर चाहता है एंड रिप्लाई उन्हें डॉक्यूमेंट का पूरा प्रेजेंटेशन के बाद ही मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट की एक तरीके से वो करने में, फोटो कॉपी करने में जो पैसा जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, इनके रिगार्डिंग भी फी चार्ज अनरीजनेबल है, ये सब के रिगार्डिंग भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन, बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कंप्लेन बेसिकली है, तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देखेगा। इसके अलावा हु थिंक्स इंफॉर्मेशन गिवन इज इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या फॉल्स। अगर एक पर्टिकुलर इंसान को लग रहा है कि इंफॉर्मेशन जो उनको दी गई, ठीक है, आरटीआई का रिप्लाई जो उनको दिया गया इनकम्प्लीट था, मिसलीडिंग था, फेक था, फॉल्स था, तो इनके रिगार्डिंग भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंप्लेन को देखेगा। इसके अलावा एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, जहां पर भी इंसान इन अ डेमोक्रेसी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एंड अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, पर वो हो नहीं पाई, ठीक है, सरकार ने एक तरीके से रिप्लाई नहीं किया, या फिर उनकी आरटीआई का रिप्लाई नहीं किया, तो उस टाइम पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो बेसिकली देखती है, इन कंप्लेंट्स को ऑब्जर्व करती है। इसके अलावा कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड, सुओ मोटो पावर भी है इनके पास। मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग ऐसा हो रहा है कि वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो सुओ मोटो भी पावर है इनके पास कि वो इस मैटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड बोल सकते हैं कि आपने इसके रिगार्डिंग कुछ काम क्यों नहीं करा, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्यों नहीं, ठीक है, इस चीज को ये यहाँ पर कह सकते हैं। वाइल इंक्वायरिंग, ये जो कमीशन है इसके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की। अब देखो, सिविल कोर्ट की पावर का मतलब ये है कि ये इंक्वायरी कर रहे हैं, केस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैटर को देख रहे हैं, तो इनके पास क्या पावर है कि ये, जैसे कि सबसे पहले क्या है, समन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन को, एक पर्टिकुलर पर्सन को अपने सामने प्रेजेंट करवा सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करवा सकते हैं, उस इंसान का बयान, ठीक है, ओरल कहीं ना कहीं बयान ले सकते हैं, रिटल एविडेंस ऑन ओथ एंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स को, ठीक है। ये वाली पावर सिविल कोर्ट की पावर है किसके पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास है। इसके अलावा रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करवा सकते हैं, स्पेशली पब्लिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रेजेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा रिसीव कर सकते हैं एविडेंस ऑन द एफिड। इसके अलावा रिक्वेजिशिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट या फिर ऑफिस, कोर्ट में से, ऑफिस में से अगर किसी पब्लिक रिकॉर्ड का काम आ जाता है, किसी इंसान ने पब्लिक रिकॉर्ड के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन को सीख करना चाहा है, ठीक है, उसको भी ये कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं, अपने सामने प्रेजेंट करवा सकते हैं। इशू कर सकते हैं समन को फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस या फिर डॉक्यूमेंट, एंड कोई भी मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, जो कि इनकी पावर्स के एम्बिट के अंदर आती है, उसको ये बेसिकली देखने वाले हैं। बेसिकली ये काम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस चीज को अश्योर कर रही है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास अधिकार है। ऐसा नहीं हो कि सरकार लोगों को फूल करने की कोशिश करे, लोग अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब ना मिले, ठीक है, ये बेसिकली देखने वाला है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ द कंप्लेंट, कमीशन एग्जामिन कर सकती है किसी भी रिकॉर्ड को, वो चाहे वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता हो, एंड नो सच रिकॉर्ड मे बी विदहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है, किसी भी ग्राउंड के बेसिस पर आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, जितनी भी जो पब्लिक रिकॉर्ड हैं मस्ट बी गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग द इंक्वायरी फॉर द एग्जामिनेशन। आप मना नहीं कर सकते, अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को किसी पर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, किसी डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, जब तक वो उसको पढ़ेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो उस जो इंसान जो कि कहीं ना कहीं कंप्लेन लेकर आया है, ठीक है, उसकी हेल्प नहीं कर पाए, तो इसके लिए मना नहीं कर सकते। इसके अलावा कमीशन के पास पावर है टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी,
बेसिकली पब्लिक अथॉरिटी को ये बोल सकते हैं कि आपने अभी तक इस इंसान की जो आरटीआई है उसको रिप्लाई क्यों नहीं दिया, आपके पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्यों नहीं है जो कि इन आरटीआई को एंटरटेन करे, डिपार्टमेंटल बेसिस पर क्या करे, जो कंप्लेन्स हैं ठीक है उनका रिप्लाई देकर फिर उसको आगे फॉरवर्ड करे। ठीक है, तो ये सब चीज बोल सकते हैं कि ये क्यों नहीं है, होना चाहिए। दे कैन सिक्योर कंप्लायंस फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। अब दिस इंक्लूड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोवाइडिंग असेस टू इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, बेसिकली कि आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करो इन लोगों को। इसके अलावा डायरेक्टिंग पब्लिक अथॉरिटी की पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपके पास क्यों नहीं है, होना चाहिए। इसके अलावा पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन या फिर कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको पब्लिश करवाना। मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये देख सकते हैं कि क्या कि आप अपने मैनेजमेंट के अंदर चेंज लेकर आओ, मेंटेनेंस रखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनहैंसिंग ट्रेनिंग प्रोविजन फॉर द ऑफिशियल्स ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन। इस चीज़ को बेसिकली अश्योर करते हैं कि उनके पास ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए जो ऑफिशियल्स हैं इनके पास क्या होने चाहिए, इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको पता रहना चाहिए कि किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा सीख कर सकते हैं ये एनुअल रिपोर्ट को फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी कि उन्होंने इस एक्ट को, ये जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, इसको कितना अप्लाई किया है, ठीक है, कितना इसके प्रोविजंस के साथ चले हैं। एंड रिक्वायर कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी को कि आप कंपनसेट करो लॉस के लिए। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी वजह से किसी इंसान का लॉस हो गया हो, ठीक है, तो अगर इनको लग रहा है कि नहीं एक पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी को इनको कंपनसेशन देना होगा, इनको फी देना होगा, तो ये उसके लिए कह सकते हैं, अप्लायंट के लिए बेसिकली। ठीक है, डेट्रीमेंटल रहा है अगर कुछ भी चीज अप्लायंट के लिए तो उसको मदद देना, उसको इंटरिम रिलीफ देना, उसको लॉस का एक तरीके से भुगतान करना। ठीक है, ये सब काम। इसके अलावा इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टीज को अंडर दिस एक्ट, जैसे कि अगर पीआईओ कहीं पे नहीं है, ठीक है, तो वहां पर पेनल्टी लग सकती है, या पीआईओ ने टाइम पर आरटीएस का रिप्लाई नहीं किया है तो पेनल्टी लग सकती है, या फिर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैटर्स को भी ये देखते हैं। कमीशन सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट को टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली, कि कितना देश के अंदर आरटीआई एक्ट का एक तरीके से लागू हुआ है आरटीआई एक्ट। ठीक है, कैसे वो अप्लाई हुआ है, कहाँ कहाँ पर वो इन प्रैक्टिस रहा है, इसके रिगार्डिंग ये एनुअल रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश करते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट के सामने लेकर आती है। When a public authority does not conform to the provision of this act, the commission may recommend steps which ought to be taken to promoting such conformity। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, ना नुकुर कर रही है, वो कंफर्म नहीं कर रही है विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, उल्टा जाने की कोशिश कर रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां पर, लोगों की आरटीआई का रिप्लाई नहीं हो रहा, एंड वो कहीं ना कहीं बहुत ओपेक मैनर में काम कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्राइंग टू बी ट्रू टू द पीपल। ठीक है, उस टाइम पर ये कह सकते हैं बेसिकली ये क्या करेंगे, स्टेप्स को सीख करेंगे जिससे वो क्या कर सके, इस पब्लिक अथॉरिटी को भी आरटीआई एक्ट के एम्बिट के अंदर लेकर आ सके। इसके अलावा बेसिकली यही काम है इनका कि अगर कोई इंसान बेसिकली आरटीआई एक्ट जैसे कि बात करता है, ठीक है, तो क्विकर होना चाहिए, क्विकर सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए लोगों को, उनकी अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन को सीख करना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड होनी चाहिए, स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर लोग सवाल पूछ रहे हैं तो गवर्नमेंट इज जवाबदेही। ठीक है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनको जवाब देना होगा, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई देना होगा इन अ प्रैक्टिकल मैनर। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर के लास्ट में नेशनल कमीशन, सेंट्रल बॉडीज एंड रिलेटेड मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर। फिनेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर। यूपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर। इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है, वेर एज नेशनल कमीशन फॉर एसटी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ पर आप सबको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टैब है, आप देख सकते हैं कौन सा किसके अंदर आता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर आता है।
लोकपाल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर आता है, एंड इन सबको आप देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, फिर ECI, डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कवर करते रहिए। मिलते हैं कल। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।